नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं जिला सरकारों की। दरअसल जिला पंचायत के चुनाव के नतीजे आना शुरू हो गए और इसमें हम कह सकते हैं कि कौन प्रॉफिट में और कौन लॉस में, किसका नफा किसका नुकसान। क्योंकि भाजपा ने पिछली बार इसमें बहुत बढ़त बनाई थी, 40 सीटें उसके पास थी, 40 जिलों की सरकार है भाजपा के पास थी। लेकिन अभी तक जो गणना हुई है, उस मतगणना के हिसाब से जो नतीजे आए हैं, उसमें 30 सीटें भाजपा के पास है, यानी 30 जिले, और 11 जिले हैं कांग्रेस के पास। तो 11 जिलों की सरकार कांग्रेस के हाथ में है और 30 जिलों की सरकार बीजेपी के हाथ में है। 52 में चुनाव हुए थे, 52 जिले में। हम कह सकते हैं कि 41 जिलों के नतीजे आ गए हैं, उसमें 30 बीजेपी और 11 कांग्रेस। ये अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें, नफे नुकसान के हिसाब से देखें, तो कांग्रेस थोड़ी सी फायदे में है। इन्हीं सारे मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे कि जिला सरकारों में किसको नफा किसको नुकसान, और मध्य प्रदेश में जनपद की सरकारें भी होती हैं, यानी ब्लॉक लेवल पर जो सरकार है, जनपद अध्यक्ष वो किसके खाते में है, बीजेपी के खाते में ज़्यादा है कांग्रेस के, तो महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की है। नगर निगम के नतीजे आने 20 जुलाई को आएंगे, लेकिन जिला सरकार के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। तो कुल मिलाकर 30 सीटें, 30 जिले भाजपा के पास अभी तक की जो गणना हुई है, और 11 जिले कांग्रेस के खाते में है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं, स्काइप पर जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्टूडियो हमारे साथ है हमारे साथी पत्रकार आशीष दुबे जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे रघुवर गोहिया जी, पत्रकार साथी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संदीप जी आपसे। बीजेपी के पास बहुत कुछ था, खोने की गुंजाइश उसकी ज़्यादा थी, तो अभी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी थोड़े से घाटे में दिख रही है। नतीजे अभी पूरे आने बाकी है, लेकिन जो 41 नतीजे हैं उसमें 30 बीजेपी के और 11 कांग्रेस के। आपको क्या लगता है कि ये चुनाव का ऊंट किस करवट बैठने वाला है? देखिए राघवेंद्र जी, अभी जो शुरुआती चीजें आई हैं, हम ये कहें कि हमारे पास लगभग 75% नतीजे सामने आ गए हैं जी। इनमें जो नतीजे आए उनमें 75% बीजेपी के पास हैं और 25% कांग्रेस के पास। अब बाकी नतीजे आना शेष हैं, जिनको अपन 10 कह सकते हैं, 11 कह सकते हैं। जी। ये बात बिल्कुल सही है राघवेंद्र जी कि जो सरकार पिछले 18 साल से 15 साल से सत्ता में हो, उसके खिलाफ थोड़ा सा असंतोष तो होता है, ये देखने को मिलता है। और मुझे ये लगता है कि वही बात जो गांव की सरकार जिसको आप कह रहे हैं, उसमें भी दिख रहा है। कांग्रेस को थोड़ी सी बढ़ा दिया, यूं कहे थोड़ा सा एज मिल रहा है। उसका कारण भी है, एक तो ये चुनाव जिसको हम परिभाषित कर रहे हैं बीजेपी कांग्रेस से, वैसे तो ये गैर दलीय आधार पर हुए हैं, लेकिन समर्थन की बात राजनीतिक दलों की रही है। ये बगैर सिंबल के चुनाव थे जी। लेकिन जहां तक आपने कहा कि बढ़त की बात, तो थोड़ी सी पिछड़ी है बीजेपी और कांग्रेस आगे निकल रही है। एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी राघवेंद्र जी कि मैं इन नतीजों को नगरीय निकाय के संभावित नतीजों से भी जोड़ के देखूंगा, क्योंकि कांग्रेस ने पूरा चुनाव संभवतः मुझे लगता है 1 दशक 1.5 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत एकजुटता से लड़ा है। कहीं भी आपको ऐसी बयानबाजी सुनने को नहीं मिली जो असंतोष दिखाती हो, जो पार्टी में बंटवारा दिखाती हो, फूट दिखाती हो, गुटबाजी दिखाती हो। तो मुझे लगता है कि जहां शहरी निकाय इस ताकत से लड़े गए हैं, वहीं कांग्रेस ने पूरी ताकत से इस बार का ग्रामीण इलाके का, या जिसे कहें गांव की सरकार का चुनाव लड़ा है। इसलिए पिछले यानी कि 2014 के मुकाबले इस बार बेहतर स्थिति में रहेगी, और ये शुरुआती रुझान में दिख भी रहा है हम लोगों को। लेकिन मैं अगले दौर की बातचीत में आपसे पूछूंगा कि आपने कहा कि इसको नगरीय निकाय के चुनाव से भी जोड़कर आप देख रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव को अगर हम देखेंगे तो बीजेपी के पास जो जिले थे वो ज़्यादा थे। इस बार संख्या थोड़ी सी घट सकती, और आपने उसके बारे में कहा कि इतने वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी, थोड़ी सी सरकार के प्रति नाराजगी, वो भी जो जिले की सरकार है, जो गांव की सरकार है, उसमें झलक रही है कि लोग थोड़ा सा बीजेपी से उतने खुश नहीं है जो पिछले 7 साल 8 साल पहले खुश हुआ करते थे। तो लेकिन इसका जो आपने जो संबंध निकाला है नगर सरकारों से, वो जरूर पूछेंगे, क्योंकि बीजेपी को इस बार दिक्कतें आई थी। मतदान के दिन उनके वोटर घरों से बाहर नहीं निकल पाए थे, अगर हम पहले फेज की बात करें। दूसरे फेज में 5 नगर निगम थी, उसमें संख्या बढ़ी है, मतदान बढ़ा है, तो उसका जो मतदान का फीसदी बढ़ा हुआ प्रतिशत है वो भाजपा के पक्ष में जा सकता है। लेकिन जो बड़ा इलेक्शन हो गया था उसमें वो थोड़ा सा
हमें लगता है कि कुछ चूक कर गए। मैं लौटूंगा आपके पास संदीप जी, आशीष जी, जो संदीप जी बता रहे हैं ये चुनाव थोड़ी सी घटबढ़ का है, एंटी इनकम्बेंसी को भी उन्होंने जोड़ दिया इसमें, लेकिन इस बार बीजेपी का कहना था कि उसका बूथ सबसे मजबूत, फिर उसने बूथ के त्रिदेव बनाए थे, पन्नों के प्रभारी थे, पन्ना प्रमुख थे, और इसके अलावा नौजवानों को उसमें जोड़ा था, नया खून शामिल किया था कि अब पीढ़ी परिवर्तन हो रहा, हम जो नए लोग हैं उनको जोड़ेंगे ताकि बीजेपी ताकत के साथ चुनाव लड़े, ताकत के साथ जनता की समस्या को सुधारे। और एक चीज़ और है, जो नौजवान होते हैं उनमें कुछ जज्बा होता है चीज़ों को, दुनिया को बदलने का, क्रांति लाने का। तो ये भी उम्मीद थी कि जो नई टीम आएगी वो करप्शन से लड़ेगी, भ्रष्टाचार को खत्म भले ना करे लेकिन कम तो कर सकती है। इस तरह के बहुत सारे गणित थे भाजपा के, लेकिन वो मुझे लगता है कि थोड़े से गणित जो है वो ज़रा कमज़ोर पड़ते दिखाई दे पहले दौर में। दूसरे दौर में बीजेपी संभली, आपको लगता है कि वापसी करेगी, एक बात। दूसरी बात है कि गांव की सरकारों में भाजपा ने कुछ खोया तो है, अभी तक पाया कांग्रेस ने है, आपकी नज़र में क्या है? देखिए, जो पहले और दूसरे दौर के जो मतदान है, नगरीय निकाय चुनाव, अगर हम यहाँ से शुरू करें तो दूसरे दौर में जो अचानक जो 12% के लगभग जो वोट बढ़ा है पहले दौर के मुकाबले में, वो बीजेपी की उस वो जो सक्रियता थी जो पहले दौर के बाद वो सक्रिय हुई थी, तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने अपने कॉर्डर का वोट बहुत ज्यादा गिरवाया। कोशिश करी कि बीजेपी अपने उसका पूरा कॉर्डर वोट करे। ये माना गया है कि टिकट वितरण में जो असंतोष पैदा हुआ, आखिरी वक्त तक टिकट भाजपा तय नहीं कर पाई बड़े निगमों में, और नए चेहरों का प्रयोग किया। इससे जो पुराने चेहरे थे जो 20, 25, 30 साल से पार्टी में कोशिश कर रहे थे टिकट की या मौके की, तो वो वर्ग नाराज हुआ। उस नाराजगी का नतीजा ये हुआ कि भाजपा के सबसे ज्यादा बागी मैदान में आ गए। वो इसलिए थे कि अब मौका नहीं है, अब अगर अभी जीत लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज तो 30 साल बाद काम करने के बाद आदमी 50-60 में, वैसे ही भाजपा में एज बार का मामला है, तो लोग बेखौफ होकर बागी बन के उतरे। खुद शिवराज सिंह चौहान ने अपने गृह क्षेत्र में ये मंच से फटकार लगाई लोगों को कि केकड़ों की तरह भाजपा में इस तरह काम मत करो, एक दूसरे की टांग मत खींचो, बागियों को बैठाओ। तो आखिरी के जो मोमेंट था जो 48 घंटे का बीजेपी ने किया है, तेजी से बागियों को समझाया, डराया, मनाया, सब कुछ किया और अपने कॉर्डर का वोट गिरवाया। तो उस एक चीज और है कि इसके पहले जब वो ये नहीं कर पाए थे, उसमें विदिशा जिला जो है वहां बीजेपी के जितने बागी खड़े थे वो जीत गए, और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे जो पार्टी ने तय किए थे वो हार गए। कमोबेश यही स्थिति छतरपुर की भी थी, बुंदेलखंड की भी थी, रीवा क्षेत्र में ऐसा बहुत हुआ है। तो हमें लगता है कि जिस बगावत की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी उस बगावत को पहले दौर में मैनेज नहीं कर पाई और उसका घाटा उसको दिख रहा था। बिल्कुल, उसने दूसरे दौर में उसको कवर करने की कोशिश की और मुझे लगता है जो वोट परसेंटेज है वो उसी कॉर्डर का वोट है। अब वो वोट किस मूड में आके उसने किया है ये नतीजे में सामने आएगा। लेकिन अगर पंचायत चुनाव की जो दूसरा बात है, पंचायत चुनाव में जो नतीजे आ रहे हैं वो नतीजे देखिए लगभग संभावित नतीजे हैं वो, क्योंकि पिछली बार जो 7 साल पहले जब पंचायत चुनाव हुए थे तब कांग्रेस के हिस्से में 10 जिले थे, अब वो 11 हैं। तो अगर कांग्रेस 1, 2, 3 जो भी और गेन कर लेती है तो वो उसका प्लस है। तो 40 भी पिछली बार बीजेपी के थे जिले। तो अब इस तरह की स्थितियां ये देखना है कि बीजेपी कितना पीछे आती है। एंटी इनकम्बेंसी का जो है, एंटी इनकम्बेंसी निश्चित तौर पर है, लेकिन चूंकि गैरदलीय आधार पर चुनाव होते हैं तो बहुत जल्दी इन्हें चिन्हित नहीं किया जा पाता है। और जब ऐसा होता है, जब जिला पंचायतें बनती हैं, कुछ बनती हैं तो बहुत से लोग इधर से उधर हो जाते हैं। वो तो चूंकि सिंबल वाला मामला तो है ही नहीं, तो बहुत सी चीजें जो है एकदम साफ समझ में भी नहीं आती। तो लेकिन ये बात तय है कि बीजेपी को बहुत मुश्किलों से, बीजेपी विचारधारा के लोगों ने बहुत मुश्किलों से चुनाव लड़ा। खुद बीजेपी के मंत्री विधायकों के परिवार के लोग चुनाव लड़े और उसमें भी बड़ी टसल की स्थिति रही, जद्दोजहद रही। कुछ लोग हार गए चुनाव, कुछ लोग बमुश्किल जीते, कुछ निर्दलीय। अब इसमें तो विधानसभा अध्यक्ष उनके पुत्र चुनाव हार गए। बिल्कुल, वो हारे हैं। विजय शाह का बेटा, विजय शाह के परिवार के लोग थे, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, बहुत सारे लोगों के हैं, कुछ जीते हैं, कुछ हारे हैं। बहुत बड़े जिसे कहते थे कि जो कद्दावर लीडर हैं, उनके परिवार के लोगों को हार का सामना करना पड़ा। मैं एक चीज में और जोड़ूं, जो हम जिला सरकार की बात कर रहे हैं उसमें इंदौर और ग्वालियर तो भाजपा के खाते में है, लेकिन भोपाल और जौनपुर की बात करें तो यहाँ बीजेपी थोड़ा सा कमजोर है। भोपाल में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है और जौनपुर से भी यही खबर आ रही है कि वहां कांग्रेस शायद जिला सरकार बना लेगी, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है, ना कोई अधिकृत तौर पर बात की गई। लेकिन जो गणित है वोटों का जो जीत कर आए, उसमें भोपाल में
अविनाश भार्गव करके जो अवनीश लीडर है भार्गव, कांग्रेस के, अवनीश, उनके परिवार से जो है वो जी, जी आगे आपकी राय? नहीं, भोपाल में तो निश्चित तौर पर देखिए बहुत समय से ये चीज़ देखी जा रही थी, और अगर हम उसके एनालिसिस के साथ ये भी देखें कि राजधानी में यदि ये नगरी यानी गांव के जो लोग हैं ये उनका मत है, तो अगर चुनाव गैरदलीय आधार पर भले हों लेकिन विचारधारा के लोग चुनाव लड़ते हैं, इंटरनली वो साफ समझ में आता है कि बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से, यानी उनकी विचारधारा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो मत है, अगर ये मत, हालांकि ये बहुत छोटे मुद्दों पर भी ये चुनाव प्रभावित हो जाता है, उसमें कई बार व्यक्तिगत दुश्मनी, अड़ोस पड़ोस के मामले वो भी मत प्रभावित कर देते हैं, बावजूद इसके भी यदि ये मत है भोपाल में तो ये देखा जाएगा कि ये ग्रामीण मतदाताओं की, हालांकि बहुत छोटा ग्रामीण क्षेत्र है भोपाल, तो उस ग्रामीण मतदाताओं की ये भाजपा के प्रति राय है। देखिए, आपने कहा कि कुछ घटनाओं से भी चुनाव में फर्क पड़ता है, जैसे उदयपुर राजस्थान की घटना हुई थी, उसका भी फर्क पड़ा है। मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी अक्सर शहरों में बढ़त बनाती है, गांव में कांग्रेस मजबूत होती है। लेकिन पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, उसमें बीजेपी ने गांव में भी अपनी स्थिति मजबूत की है। 2018 के पहले की अगर हम बात करें, तब भाजपा ने गांव में पकड़ बनाई और उसी के चलते वो सरकार में आई थी, और जब उसकी पकड़ आदिवासी क्षेत्र में कमजोर हुई तो 2018 में वो 109 पर ही सीट पाकर रुक गई थी। हमारे साथ जुड़ गए हैं रघुवर गोहिया जी। रघुवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राघवेंद्र। दरअसल हम जिला सरकार की बात कर रहे हैं, अभी शहर सरकार के चुनाव तो नतीजे आएंगे 20 जुलाई को। आप संयोग से सीहोर जिले से हैं, और वो इत्तेफाक से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला भी है। तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थिति क्या है और सीहोर में क्या स्थिति है बीजेपी कांग्रेस की, आपकी राय? जी, अभी मैं बड़ी गंभीर चर्चा सुन रहा था, तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव देखने में आ रहा है जी। दूसरा, जो असंतोष फैला हुआ है रूलिंग पार्टी में, वो भी बहुत साफ साफ सीहोर जिले में नजर आया है। ये और बात है कि साम दाम दंड भेद से शाहगंज निर्विरोध आ गया है आपका, और सीहोर में भी एक पार्षद जो है वो निर्विरोध आ गए हैं। रघुवर जी, आपने साम दाम दंडभेद का जिक्र किया। शाहगंज में तो सियासत में तो साम दाम दंडभेद के बिना राजनीति संभव ही नहीं है। सरकारें उस पर बन रही हैं, बड़े बड़े राज्यों की सरकारें बन रही और गिर रही हैं की भी बात हो रही थी जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्थानीय स्तर पर, स्थानीय निकायों के जब चुनाव होते हैं तो जो राजनीतिक विचारधारा होती है वो बहुत पीछे हो जाती है जी। व्यक्तिगत प्रभाव, व्यक्तिगत कारण, और खास तौर से आप देखेंगे तो अब जो माहौल बदला है तो वो सीधा सीधा आर्थिक पक्ष से सबसे ज्यादा जुड़ गया है, जहां आपका प्रभाव और आपकी सारी चीजें गौण होने लगी हैं। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही घातक और गंभीर चुनौती है, जिसके बारे में जो भी राजनीतिज्ञ है उनको विश्लेषण करना ही होगा, आज नहीं तो कल करना होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि नगरीय निकाय के इलेक्शन में पैसा जब हावी हो गया है तो एक एक वार्ड से पंच हो या सरपंच हो या पार्षद हो, कम से कम 4-5 प्रत्याशी सामने आ रहे हैं जी। और उसमें भी रूलिंग पार्टी के जो बागी प्रत्याशी हैं वो सर्वाधिक हैं। उसका कारण एक यही है कि आपने अभी देखा होगा कि जब कमलनाथ सरकार गिरी तो बहुत से कयास लगाए गए और बहुत सारे अनुमान लगाए गए, पर्दे के पीछे की कहानियां भी सामने आने लगी, और उसमें भी आर्थिक पक्ष जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखने लगा था। ठीक वही स्थिति पंचायतों का बजट, नगर पालिकाओं का बजट, नगर निगमों का बजट और उसकी बंदरबांट, ये अब एक मैं कहूंगा कि सुनियोजित ढंग से और एक कहे अपन के संगठित रूप से ये आर्थिक जो भ्रष्टाचार होता है उसकी तरफ ये चुनाव जा रहे हैं। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि अभी तो स्थिति क्लियर नहीं है। जी, दरअसल सीहोर पर थोड़ा सा आपसे जरूर जानकारी चाहेंगे कि सीहोर में रमेश सक्सेना एक बड़ा फैक्टर है। वो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, निर्दलीय भी हुए, अब फिर कांग्रेस में हैं, और वो सहकारिता के बड़े लीडर माने गए सीहोर जिले के। उनका बेटा भी चुनाव में है जिला सरकार में, और बीजेपी भी है, और बीजेपी की तरफ से वहाँ विधायक जो हैं वो भी बड़े एक तरह से कद्दावर लीडर हैं सीहोर जिले के। राय फैमिली की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको, इस बार भाजपा जो है मुख्यमंत्री के गृह जिले में क्या अपनी सरकार बना पाएगी?
ये आने वाला समय बताएगा। अभी तो चूंकि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, और मैं जो बार बार एक बात जो कह रहा हूँ, जोड़ तोड़ दबाव की जो राजनीति चलेगी जी, उसमें कौन सफल होगा कौन असफल होगा, ये सरकार उस पर पूरी तरह से निर्भर करेगी। तो रमेश सक्सेना भी बाहुबली भी माने जाते हैं, जैसे उनकी छवि बताई जाती है। जी, उनका एक अपना निजी संगठन है जो नाम से भले ही ना हो, लेकिन उनके नाम से बहुत सारा एक वर्ग है जो शहर में भी है और जो ग्रामीण क्षेत्र में भी है। यही कारण है कि उनका पुत्र जो है वो तमाम विरोधों के बावजूद हमारे स्थानीय विधायक जी जो रूलिंग पार्टी के हैं, वो लगातार वहाँ प्रेस्टीज पॉइंट बना के खड़े रहे। चुनाव में पूरा कैंपेन उन्होंने संभाली, उसके बाद भी शशांक सक्सेना जीते। जी, तो आने वाले समय में जब आप देखेंगे कि कांग्रेस बीजेपी के जो सदस्य हैं जिला पंचायत के, उनकी स्थिति स्पष्ट होगी। उसमें बागियों का या निर्दलियों का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा। बिल्कुल। जो तो आपने सीधा रघुवर जी बार बार कहा कि इसमें पैसे का बड़ा खेल है, और वो ग्राम सरकार से लेकर राज्य सरकारों की बात भी कर रहे हैं, वहां तक वो सब जगह दिख भी रहा है, और उसी का असर है कि लोग अब बाहुबली भी इसमें मैदान में है, और जिनके पास बाहुबल के साथ धन बल भी वो भी मैदान में, और जो ज्यादा होगा वो चुनाव जीत कर ले जाएगा। मैं लौटूंगा आपके पास, आप वाक्य पूरा करें, फिर मैं जाऊंगा संदीप जी की तरफ। मैं यही कहूंगा कि संभावनाएं दोनों तरफ हैं जी, यहाँ कांग्रेस भी आ सकती है और भारतीय जनता पार्टी भी आ सकती है। निर्भर वही करता है कि कैसे वो मैनेजमेंट उनका किस तरीके से काम करता है। धन बल और बाहुबल जहां होगा वहां भी जीतने की संभावनाएं बढ़ेंगी। हालांकि इसमें जन समर्थन की बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। संदीप जी, आपने रघुवर जी को भी सुना और आशीष जी को भी, तो ये सारा मामला सिमट रहा है किस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स, पैसे का मामला, और फिर उसके बाद मसल्स पावर, उस पर भी केंद्रित हो गया, वहां जाकर पूरी चीजें टिक गई है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, बड़े ये छोटे चुनाव होते हैं, जैसा आशीष जी ने कहा जी, पंच सरपंच के चुनाव तो आप ये समझ लीजिए कि पैसे और बाहुबल के आधार पर लड़े जाते हैं, ऐसे कोई नहीं नकारता। उसके बाद जनपद के चुनाव होते हैं। जब जनपद सदस्य का चुनाव जीत जाता है तो जो जनपद अध्यक्ष बनेगा या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत के अध्यक्ष बनेगा, वो बगैर जो एक नए तरह का चलन चला है उसके बगैर नहीं होता। मैं लेन देन की बात तो नहीं करूंगा, जी, जी, लेकिन बगैर उसके नहीं होता, चाहे वो राजनीतिक दबाव हो, प्रशासनिक दबाव हो, लोकाचार आप कह सकते हैं कि लोकाचार जो पूरा करेगा वो आगे बढ़ेगा। स्वाभाविक सी बात है। वर्तमान दौर में जो परंपरा चल पड़ी है राजनीति में, उसके बगैर तो कम से कम गांव की सरकार तो नहीं बनती राघवेंद्र जी। मैं ये मान के चलता हूं, इस बार भी चुनाव कोई कुछ भी कहे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब जो जिले की मुख्य सरकारें बनने वाली हैं या गांव की सरकार बनने वाली, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई भी जिला मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होगा जिसमें सारे सदस्य एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लें, वहां कुछ ना कुछ चलेगा। तो यही कारण है जो मसल्स पावर, मनी पावर की जो आपने बात की है, उसके बगैर गांव के चुनाव तो नहीं जीते जा सकते। मैं बहुत से चुनाव को मैंने करीब से देखा है, जिला पंचायत का भी देखा, कुछ लोगों का सरपंच का भी देखा, जनपद का भी देखा। अब स्थितियां ये है कि जो लोग चुनाव जीत गए हैं उनको नींद हराम होने वाली है। मतलब आज सुबह से ही उन्हें इतने फोन आ रहे हैं कि वो परेशान है, और वो प्रलोभन की भी बात कर रहे हैं सीधे सीधे कि हमसे ये कहा जा रहा है, ये वादे किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो सरकार, ठीक है अभी जो हम कह रहे हैं कि इस दल को इतना, उस दल को इतना, लेकिन जब अध्यक्ष का चुनाव होगा तब आप वास्तविकता आपको दिखेगी कि वाकई में किस दल ने कितना मैनेज किया है और जिलों की सरकार पर या कहें कि गांव की सरकार पर कब्जा जमाया है। बिल्कुल, पूरा खेल मैनेजमेंट का है, लेकिन इसमें रिश्ते नाते और कामकाज और उम्मीदवार की काबिलियत मेरे ख्याल से थोड़ा सा हाशिए पर है। मैनेजमेंट की बात जो है वो ज्यादा बड़ी आपने बात की है। अब तो राष्ट्रपति तक के चुनाव में लोग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। आज ही आरोप है, एक दल ने आरोप लगाया कि उनके विधायक को खरीदने की बात की गई है। सरकार गिराने में भी लोग बात करते हैं, खरीद फरोख्त की। तो ये जो आशीष जी मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये सबसे घृणित काम कराता है, और वो काम कराता जो राजनीति और लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है कि महापाप है। आपकी राय की ये जो जिलों की सरकारों में जिस मैनेजमेंट की बात की जा रही है कि आप जीत तो सकते हैं, लेकिन जिला अध्यक्ष बनने में, जिला सरकार का मुखिया बनने में आपको बाहुबल भी करना पड़ेगा, धनबल भी करना पड़ेगा, और फिर जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है उस पर भी आपको आना पड़ेगा। आपकी राय? हाँ, ये निश्चित है, बिल्कुल इसी तरह होता है। अब बहुत सारे चुनाव, बहुत सारी सरकारें, बहुत सारी उलट पुलट, सब इसी के दम पर होने लगी हैं, साफ तौर पे दिखता है। तो
अगर यहाँ जिला पंचायत में भी इस तरह के मैनिपुलेशन होंगे तो वो जिला पंचायत पर जब होगा तो वो फिर वो पार्टी जो होती है कमान अपने हाथ में ले लेती है। मेरे ख्याल से पहले भी होते थे, लेकिन पहले कम होते थे जी, इक्का दुक्का जगह ऐसा सुनने में आता था। अब बहुतायत हो गया और इक्का दुक्का जगह ऐसी होंगी जहां लोगों ने इसका इन सारे गुण धर्म का उपयोग नहीं किया होगा जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। ये जी हाँ, ये राजनीति की नई संस्कृति हो गई है और इसको अब चलता है वाली एक शैली में जो है लोगों ने भी लगभग ऐसा जाने में अनजाने में चाहे या अनचाहे मान्यता दे दी है कि अब ये राजनीति में सब चलता है। तो ये एक प्रवृत्ति अगर हम यूं देखें तो बहुत खराब है, खतरनाक है। इसमें मतदाता का जो मत है, जिसको अधिकार को लेके वो बड़ा वहां पहुंचता है, वो मत जो है वो गौण हो जाता है। लेकिन समस्या ये भी है कि आजकल जिस तरह का ट्रेंड चला है उसमें मतदाता बहुत कम हो गए हैं और कार्यकर्ता ज्यादा हो गए हैं, तो वो एक विचारधारा के साथ लोग बहुत ज्यादा चलते हैं। तो ऐसे समय में जो रियल जो मतदाता है उसके मत की यदि कीमत नहीं होती है तो बड़ा खराब है। अब जिला पंचायत के चुनाव में जब इलेक्शन में अभी जब अध्यक्ष का निर्वाचन होगा तो ये चीजें भी साफ देखी जाएंगी और नगरीय निकाय के चुनाव भी जब होंगे हो चुके होंगे तब भी जो महापौर तो यहाँ चुन लिया जाएगा, लेकिन जहाँ पार्षद अध्यक्ष को चुनते हैं छोटे परिषदों में वहां पर भी इसके दरवाजे खुले रहेंगे। तो ये जो जोड़ तोड़ वाला जो गणित है ये थोड़ा सा जनादेश का एक इसने चीजों को उलझा दिया है। इसका सिरा कहाँ ढूंढना बड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन एक सवाल है अंतिम दौर की बातचीत में, मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर संक्षेप में दें तो सब चीजें आ जाएगी। एक तो सीधे चुनाव की बात होती है और अप्रत्यक्ष चुनाव की बात होती है। महापौर का चुनाव सीधे चुनाव हो रहा है, लेकिन जिला सरकार जो होती है, जिला पंचायत की सरकार, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, यानी सदस्य चुनते हैं। क्या ऐसा हो सकता है भविष्य में आगे जाकर कि जिला सरकार का भी जो लीडर है वो सीधे इलेक्शन लड़े और आम जनता उसको वोट करे, जैसा महापौर के लिए होता है या पार्षदों के लिए होता है? अगर ये व्यवस्था बनेगी तो फिर वो सदस्यों की जो खरीद फरोख्त है, जो हॉर्स ट्रेडिंग की हम बात करते हैं, वो शायद कम हो जाएगी। लेकिन उसमें दूसरा खतरा है कि फिर जनता के बीच में पैसा खर्च ज्यादा होगा, फिर वो जो शराब, कंबल और सब चीजों का जो है उसकी बहुतायत होगी और मुझे लगता है कि इलेक्शन और महंगा भी हो सकता है। लेकिन सदस्यों के बिकने की बात और खरीदने की बात से मुक्ति मिलेगी, लेकिन जिला सरकार के अध्यक्ष का पद बड़ा महंगा हो जाएगा। वो लोकसभा सांसद की तरह हो सकता है, मुझे लगता है। रघुवर जी, पहले आपकी इसमें राय, फिर मैं संदीप जी के पास आऊंगा। जी राघवन जी, निश्चित तौर पे ये एक विकल्प हो सकता है, लेकिन और विकल्प तो विकल्प ही होता है। स्थायी अगर कोई बात अगर की जाए तो वो निश्चित रूप से ये है कि आपको आपके नियम कानून जो है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। जिस तरीके से विधायक और सांसदों को एक अपने चुनाव में खर्च करने की सीमा तय की जाती है, क्यों नहीं हम पार्षद से लेके पंच तक और जिला पंचायत के सदस्यों तक वो चीज और वो नियम को लागू करें। अभी तो बिल्कुल खुला खेल फरुक्काबादी जैसा हो गया है, जिसकी मर्जी आ रही है उतना खर्च कर रहा है, जहां भी उसको लग रहा है वहां। वही अभी जो बात हो रही थी दारू पैसे की, कंबल की या किसी भी तरह के प्रलोभन की। हाँ, ये दारू पैसे कंबल पुराने जमाने की बात है। अब ट्रेंड बदल गया है, अब वो मतदाता पर्ची के साथ सीधा कैश भी देते हैं। इस तरह की खबरें भी हमारे पास आई है, जिन लोगों ने दी उन्होंने हमसे शेयर किया कि साहब एक वोट के लिए अब इतना हो गया, गांव में तो इतना चलता है। ऐसा जो चलता शब्द है वो इस पर चल गया है, चलता है। बिल्कुल ठीक है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, आपने भी पढ़ा होगा अखबारों में। एक जगह तो बाकायदा हारे हुए प्रत्याशी ने घर घर जाकर जो उसने पैसा बांटा है वो वसूल कर रहा है, वीडियो उसके वायरल हो रहे हैं जी। तो आप कहाँ हैं, हमारा लोकतंत्र कहाँ है? बिल्कुल। तो ये बहुत सारे खतरे हैं, लेकिन सीधे चुनाव के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। फायदा ये कि सदस्यों की खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी। नुकसान ये कि जो अभी चुनाव सस्ते में होता है जिला पंचायत के अध्यक्ष का, वो और महंगा हो जाएगा, क्योंकि फिर पूरे क्षेत्र में आपको मिलना पड़ेगा, पैसे जो भी खर्च होता है वो बढ़ेगा। संदीप जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी। राघवेंद्र जी, ये तो तय राजनीतिक दलों को करना है। वाकई में जिस राज्य में, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश में जिस दल की सरकार आप समझ लीजिए कि वो बिल्कुल तय करने वाले नहीं है। संदीप जी, दल तय करने वाले बिल्कुल नहीं है जी। मैंने कहा फिर अब हम समझ लें कि राजनीतिक दल तो ये तय नहीं करेंगे, उनको तो यही शॉर्टकट ठीक है। सी बात है, मैं उसी बात पे आ रहा था राघवेंद्र जी। जब राजनीतिक दल को या सत्ताधारी दल को जो चीज सुविधाजनक लगेगी जी, वो चयन करेगी। जैसे महापौर के चुनाव में उसे लगा कि प्रत्यक्ष चुनाव हो तो उसके लिए बेहतर है, तो वो चुनाव वैसे हुए। और जो नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव है, उसे लगा कि वो अप्रत्यक्ष तरीके से हो तो वैसे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को एक रिस्क है उनके लिए। जो सत्ताधारी दल है उसे लगता है कि ये कहीं
जोखिम ना हो जाए सीधे जनता से चुनाव कराना, और अगर वो हार गए तो फिर आगे के चुनाव उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि कोई भी दल जोखिम लेने से बचेगा, खासतौर से जो सत्ता में, वो तो बिल्कुल जोखिम नहीं लेगा। जहां सुविधा होगी वहां सीधे चुनाव होंगे, जहां उसे खतरा महसूस होगा वहां अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे, ताकि जीत उसके पाले में आए। यानी हर हाल में जीत चाहिए, ये बड़ा मामला है। इलेक्शन सेकंड है, जीत के लिए कुछ भी करेगा, ये स्थिति हर दल की तरफ से है। समय कम है, तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रघुवर जी आपका भी धन्यवाद, संदीप जी आपका भी, और आशीष जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। तो कुल मिलाकर ताजा आंकड़ा यह है कि भाजपा के 30 जिलों में कब्जा होने की खबर है, वो जीत रही है, और 11 जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस जिला सरकार बनाएगी। तो अभी नतीजे आने में वक्त है, लेकिन फिलहाल बीजेपी के पास बढ़त है, और कांग्रेस ने अभी एक सीट को पर आगे चल रही है। पिछले चुनाव में उसके पास 10 जिलों में सरकार थी, इस बार उसकी सरकार 11 जिलों में बन रही है। भोपाल जौनपुर को जोड़ेंगे तो शायद ये 13-14 तक आंकड़ा पहुंचेगा। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।